हम पढ़ रहे हैं घटनाचक पॉलिटी। इसमें मिसलेनियस चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1945। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में फॉर्म हुई थी और ड्राफ्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर को फाइनलाइज किया गया था एट अ कॉन्फ्रेंस इन सैन फ्रांसिस्को। इसका एक चार्टर है जो कि फाइनलाइज किया गया था सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस में ड्यूरिंग अप्रैल से लेकर जून तक 1945 में। और 26 जून 1945 को 50 नेशंस ने इस चार्टर को साइन किया था। 50 नेशंस ने इस चार्टर को कब साइन किया था? 26 जून 1945 को 50 नेशंस ने इस चार्टर को साइन किया था। और इसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोलैंड प्रेजेंट नहीं थे। इन लोगों ने जो है चार्टर साइन कब किया? 16 अक्टूबर 1945 को उन्होंने चार्टर साइन किया। तो ये 51st कंट्री बनी पोलैंड, जिसने जो है 16 अक्टूबर 1945 को ये चार्टर साइन किया। और इसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग ऑन 24 अक्टूबर 1945। तो ये फाइनली केम इनटू बीइंग ऑन 24 अक्टूबर 1945। तो दो इंपॉर्टेंट डेट्स है, एक है 26 जून 1945 और एक है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में ये ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग, और इसलिए जो है 24 जून को क्या माना जाता है, 24 अक्टूबर को क्या माना जाता है? यूनाइटेड नेशन डे। 24 अक्टूबर को माना जाता है यूनाइटेड नेशन डे। ठीक है। तो 26 जून 1945 को 50 कंट्रीज़ ने साइन किया था चार्टर, जो कि सैन फ्रांसिस्को में हेल्ड हुआ था कॉन्फ्रेंस में। और फाइनली जो है 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूनाइटेड नेशन केम इनटू बीइंग, और 24 अक्टूबर को क्या माना जाता है? यूनाइटेड नेशन डे। देयरफॉर यूनाइटेड नेशन डे ऑब्जर्व कब होता है? 24 अक्टूबर को। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें जो है 6 इसके पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है? एक होता है सेक्रेटरीट, एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक है ट्रस्टीशिप, एक है सोशियो इकोनॉमिक काउंसिल, एक है सिक्योरिटी काउंसिल और एक है जनरल असेंबली। ये 6 क्या क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा सोशियो इकोनॉमिक काउंसिल, चौथा ट्रस्टीशिप, पांचवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और फाइनल है सेक्रेटरीट। और साथ में इसकी जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी है? यूनेस्को जो है ये हेरिटेज साइट्स को करने वाला काम करती है। यूनिसेफ बच्चों से रिलेटेड काम करती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ से रिलेटेड है। FAO एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ILO लेबर के राइट से रिलेटेड है। IMF जो है ये पैसे से रिलेटेड है। IBRD जो है ये वर्ल्ड बैंक ही है, उसका दूसरा नाम है IBRD। और IMF क्या है? ये भी जो है फाइनेंस से रिलेटेड है। तो इसकी ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो इसमें जो है टोटल 15 लोगों की एक काउंसिल होती है, जिसमें से 5 तो इसके परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 जो होते हैं इसके हर 2 साल में सेलेक्ट होने वाले मेंबर होते हैं। दे आर इलेक्टेड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? 10 मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 साल के लिए ये इलेक्ट होते हैं। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC का काम क्या है? तो मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड को मेंटेन करने का काम होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ये कौन कौन से हैं? ये है USA और UK, एक जैसे लग रहा है ना, USA UK। UK का दुश्मन मेडिवल पीरियड में कौन था? फ्रांस। तो UK USA फ्रांस। फिर उसके बाद क्या है? USA का कौन है? रशिया। फिर उसके बाद एक चाइना एक अलग सा हो गया, एशियन कंट्रीज़ में एक चाइना। तो टोटल ये 5 है। तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जो कि आपकी सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट बॉडी है। ये है USA का अपोजिट हो गया रशिया और चाइना। और फिर उसके बाद है फ्रांस का अपोजिट हो गया UK। तो ये 5 कंट्रीज़ हो गई। और परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? परमानेंट मेंबर्स कौन है? ये 10 होते हैं। परमानेंट मेंबर तो 5 हो गए और नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं, जो हर 2 साल के टेन्योर में सिलेक्ट होते हैं। और करंटली कौन कौन से मेंबर्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं? ये कौन कौन से मेंबर्स हैं? तो इसमें आता है अल्बानिया, अभी जो है 2023-24 में है। अल्बानिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, गैबॉन, घाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक्यू, स्विट्ज़रलैंड, UAE। ये क्या है? ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं 10। ठीक है। और इसमें से जो है 2023 तक ही जिनका टर्न्योर है वो कौन कौन से हैं? अल्बानिया, ब्राज़ील और गैबॉन, घाना और UAE। ये जो 5 कंट्रीज़ हैं इनका 2023 तक ही टेन्योर है। 2024 में नई कंट्रीज आ जाएंगी। और जो इक्वाडोर है इनका 2024
तक टेन्योर है, मतलब 2025 में ये चेंज होगा। तो इसमें 2023 कुछ कंट्रीज़ हैं, 5 कंट्रीज ऐसे हैं जो 2023 तक ही सिक्योरिटी काउंसिल की जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो 2024 तक जो हैं वो हैं। तो 5 वैसी और 5 वैसी। तो 5 जो 2023 तक है वो कौन कौन सी? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और यूएई। अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और यूएई। और जो 2024 तक है वो कौन सी? जापान, स्विट्ज़रलैंड, मोजाम्बिक, माल्टा और इक्वाडोर। कौन से है? जापान, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्ज़रलैंड। ये आपके 5 2024 तक है। तो टोटली 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ऑफ यूनाइटेड नेशन काउंसिल। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वोटिंग पैटर्न ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। वोटिंग पैटर्न है क्या? तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास पावर होती है टू एक्सरसाइज वीटो पावर। उनके पास किसकी पावर होती है? वीटो पावर की, कि वो कोई भी रेजोल्यूशन है उसे विद होल्ड कर सकते हैं जबकि वो जो है मेजोरिटी से भी पास हो गया हो। और ये पावर जो है सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास होती है, वीटो पावर, कि कोई रेजोल्यूशन है जो कि मेजोरिटी से पास हो रही है पर कोई एक अगर जो है परमानेंट मेंबर उसको रोक ले तो वो उसका वीटो पावर हो गया और वो उसे रोक सकता है, रोक सकता है। अब और बातें करते हैं कि और क्या क्या फंक्शन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या क्या वोटिंग किस तरह से होती है। तो फॉर सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन ऑन एवरी प्रोसीजरल मैटर there should be 9 affirmative votes of its member including 5 votes of 5 permanent members। तो क्या है कि अगर कोई भी प्रोसीजरल मैटर है उसके ऊपर जो है डिसीजन लिया जा रहा है तो कोई भी जो वो है ना रेजोल्यूशन वो तभी पास होगा जब कि 9 एफर्मेशन हो उस रेजोल्यूशन के लिए। 9 एफर्मेशन में जो है पाँचों के पाँचों परमानेंट मेंबर्स की हाँ होनी चाहिए। जब पाँचों के पाँचों परमानेंट मेंबर्स की हाँ होगी उसी के बाद जो वो 9 कंट्रीज़ के द्वारा जो एफर्मेशन वोट है वो उसे प्रोसीडरली माना जाएगा। फिर एवरी परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के पास जो है वीटो पावर की यूज होती है विदाउट एक्सेप्टेंस ऑन एनी डिसीजन, और वो किसी को भी रोक सकता है। द वर्ड वीटो जो है वो अंडर आर्टिकल 27 में है यूएन चार्टर के, सो दैट एनी परमानेंट मेंबर मे स्टॉप अ रेजोल्यूशन गोइंग टू बी पास विद अ मेजॉरिटी। तो ये है कि जो वीटो टर्म है ये यूएन के चार्टर में लिखा गया है आर्टिकल 27 में। ये वीटो वर्ड कहाँ लिखा गया है? यूएन के चार्टर में आर्टिकल 27 में। तो वीटो पावर की बात करें अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की, वो है क्या कि ये जो है ना पावर है जो परमानेंट मेंबर्स को मिली है। यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स 5 हैं और इनको क्या मेंबर है कि अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास हुआ है और उन्हें वो सही नहीं लगता है तो अकेला वो भी जो है उस रेजोल्यूशन को विद होल्ड कर सकता है। यह है वीटो पावर। और नॉर्मली जो है रेजोल्यूशन पास कैसे होता है, उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसका डिसीजन में 9 एफर्मेशन वोट्स मिलने चाहिए जिसमें से कि पाँचों के पाँचों वोट जो है परमानेंट मेंबर्स के द्वारा मिलने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सिटीजन चार्टर की। व्हाट इज सिटीजन चार्टर? सिटीजन चार्टर जो है एक डॉक्यूमेंट है जो दिखाता है कि फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स इट्स सिटीजन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस, इंफॉर्मेशन, चॉइस एंड कंसल्टेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ग्रीवेंस रिड्रेसल, कर्टिसी, वैल्यू फॉर मनी। It also includes expectation of organization from the citizen for fulfillment of its duties। तो सिटीजन चार्टर क्या है? नॉर्मली एक डॉक्यूमेंट हो जिसमें लिखा गया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम करेगी सिटीज़न के लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है सिटीजन चार्टर कि बिल्ड करना होता है एक ब्रिज बिटवीन द सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड टू स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्यून विद द सिटीजन नीड्स। सिटीजन चार्टर से ये फ़ायदा होता है कि सिटीजन्स को पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है सिटीजन को, और वहीं जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको पता चलता है कि सिटीजन की क्या क्या नीड्स हैं और क्या वो इन सिंक है विद सिटीजन्स। तो ये होता है सिटीजन चार्टर। तो देयरफॉर द 9 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सिटीजन चार्टर क्या क्या है कि कोई भी सिटीजन चार्टर जो है ये एक मॉडल सिटीजन चार्टर है अगर उसमें ये 9 बेसिक एलिमेंट्स हैं। और ये 9 बेसिक एलिमेंट्स क्या है? पहला, सेट स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस। स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस होनी चाहिए, सेट स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस होनी चाहिए, ओपन होना चाहिए एंड प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन। सेकंड, इट शुड बी ओपन एंड प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन। पहला क्या था? इट शुड सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस, इट शुड सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस। दूसरा, इट शुड बी ओपन एंड प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन। तीसरा है कंसल्ट एंड इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कंसल्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। फोर्थ है एनकरेज करना चाहिए एक्सेस एंड द प्रमोशन ऑफ चॉइस। It should encourage access and the promotion of choice. It should treat fairly all, put things right when they go wrong, use resources effectively, innovate and improve,
वर्क विद अदर प्रोवाइड। तो ये है इसके 9 बेसिक एलिमेंट। पहला क्या है, ये सेट करता है स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस। सिटीजन चार्टर में क्या होगा, सेट होंगे और स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस का। दूसरा, ये ओपन होना चाहिए और सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहिए सिटीजन चार्टर को। तीसरा जो है, इसमें कंसल्टेंसी और इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। चौथा है ये इनक्रेज करना चाहिए एक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ चॉइस। ये सबको फेयरली ट्रीट करना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। और ये जो है थिंग्स को जो राइट करने की इसमें फैसिलिटी होनी चाहिए अगर कुछ गलती हो गई हो। और रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट की जगह होनी चाहिए। एंड वर्क विद अदर प्रोवाइड, और वर्क करना चाहिए अगर अदर प्रोवाइड्स हैं उनके साथ भी। तो ये है सिटीजन चार्टर का 9 बेसिक एलिमेंट्स। क्या है 9 बेसिक एलिमेंट्स? ये हैं सेट स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस, बी ओपन एंड प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन, खुला होना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कंसल्ट और इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इंक्रेज करना चाहिए टू एसेस एंड प्रमोट ऑफ चॉइस। ट्रीट फेयरली, सबको अच्छे से जो है ट्रीट करना चाहिए। और थिंग्स राइटली पुट करने की फैसिलिटी होनी चाहिए अगर वो गलत हो। यूज़ द रिसोर्सेज इफेक्टिवली, इनोवेट, इम्प्रूव एंड वर्क विद अदर प्रोवाइड। अब इसके बाद है आपका राइट टू द सिटी। ये क्या चीज़ है? ये एक नया टर्म आया है, राइट टू द सिटी। द इमर्जिंग एजेंडा इज स्ट्रॉन्गली सेंटर्ड ऑन द हैबिटेट 3 ऑफ यूएन हैबिटेट पॉलिसी थीम, राइट टू द सिटी एंड सिटीज़ फॉर ऑल। ये है क्या? तो ये है द सोशोलॉजिस्ट हेनरी लेफेब्रे प्रपोज्ड राइट टू द सिटी इन 1968। तो ये जो टर्म है राइट टू द सिटी, ये अभी नया नहीं है, ये 1968 में प्रपोज किया गया था बाय सोशोलॉजिस्ट हेनरी लेफेब्रे, LEFEBVRE, हेनरी LEFEBVRE। राइट टू सिटी इन्होंने टर्म दिया था 1968 में, ये एक सोशोलॉजिस्ट थे। फिर डेविड हार्ले ने इसको डेवलप किया था न्यू मिलेनियम में एज अ मीन्स टू रीशेप अर्बनाइजेशन। ये एज अ मीन्स टू रीशेप अर्बनाइजेशन बाय एनहेंसिंग और एक्सटेंडिंग एक्सेस टू ह्यूमन राइट्स। तो इन्होंने जो है डेविड हार्ले ने इसी को जो है आगे इस कॉन्सेप्ट को रीशेप किया था अर्बनाइजेशन के कॉन्सेप्ट में, बाय एनहेंसिंग और एक्सटेंडिंग एक्सेस टू ह्यूमन राइट। तो राइट टू सिटी क्या है? राइट टू सिटी ये है राइट ऑफ ऑल इनहेबिटेंट्स, आज के और फ्यूचर के, टू ऑक्यूपाई एंड यूज एंड प्रोड्यूस जस्ट, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सिटीज़ डिफाइंड एज कॉमन गुड इसेंशियल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो राइट टू सिटी क्या है कि सारे इनहेबिटेंट उस सिटी के, चाहे वो आज के हैं या फ्यूचर के हैं, उनके पास पावर हो कि वो उस जगह को ऑक्यूपाई कर सकें, उसको यूज़ कर सकें और सस्टेनेबल सिटीज़ का इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सकें। इट इज़ डिफाइंड एज अ कॉमन गुड इसेंशियल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ। द राइट टू द सिटी फर्दर implies responsibility on government and people to claim, defend and promote this right। और ये आगे कहता है कि ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की भी और सिटीज़न की भी, कि जो है ये जो राइट है इसको डिफेंड किया जाए, प्रमोट किया जाए। फिर द सिटी इज़ एज अ कॉमन सिटी क्या है? ये कॉमन गुड है। द राइट टू द सिटी डज नॉट मीन द गारंटी ऑफ एनी पब्लिक सर्विस। और राइट टू द सिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको पब्लिक सर्विस मिलेगी और एन आर फैसिलिटी टू द अनऑथराइज कॉलोनी इन द सिटी, और ना ही अनऑथराइज कॉलोनी को जो है कहता है कि हाँ ये सही है। तो राइट ऑफ द सिटी क्या है कि इस पे जस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्स किया जाए और पॉलिटिकल एजेंडा के साथ और सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ। पर इसका ये बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज की गारंटी देगी और अनऑथराइज कॉलोनी को लगाने की जगह देगी। तो राइट टू सिटी क्या है? राइट टू सिटी जो है ये टर्म जो है नया नहीं है, ये पुराना है। हेनरी लेफेब्रे ने 1968 में ये टर्म निकाला था और अभी रिसेंटली डेविड हार्ले ने इस टर्म का यूटिलाइजेशन किया अर्बनाइजेशन कॉन्सेप्ट में, कि कैसे ह्यूमन राइट्स को एक्सटेंड किया जा सकता है राइट टू सिटी। राइट टू सिटी इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट डेविड हार्ले के अकॉर्डिंग अर्बनाइजेशन के अंदर। और राइट टू सिटी का मतलब क्या होता है कि सारे इनहेबिटेंट्स चाहे आज के हैं या फ्यूचर के हैं, उनके पास राइट है कि अपनी सिटी का जस्ट कॉमन स्पेसेस का जस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें और सब लोग जो है उसको यूज़ कर सकें सस्टेनेबली। तो सस्टेनेबली सिटी का यूटिलाइजेशन करना है। और इसमें साथ में ये कहता है कि गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिटीज़न की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये राइट सबको मिले और इसका हनन ना हो। परंतु इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ मिलेंगी और जो है आप अनऑथराइज कॉलोनीज़ बना सकते हो सिटी के अंदर। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट
करप्शन। यूएनसीएसी क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। और एक है यूएनटीओसी, ये क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम। तो ये सब क्या है, इसे समझने की जरूरत है। द प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर, ये आता है यूएनटीओसी के अंदर। यूएनटीओसी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसके अंदर क्या है? स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर, या इसके अंदर आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम। अब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन क्या है? ये लीगली बाइंडिंग है यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो फर्स्ट अफ्रीकन यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल कौन था? तो उनका नाम है बोटरोस घाली, BOUTROS, बोटरोस घाई, बीबी घाली GHLI। तो ये पहले अफ्रीकन यूएन सेक्रेटरी जनरल थे। इससे पहले अफ्रीकन यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन थे? बीबी घाली। बीबी मतलब बोटरस घाली। ये पहले यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल थे जो कि अफ्रीकन ओरिजिन के थे। वो 6th यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल के रूप में इन्होंने काम किया था 1 जनवरी 1992 से लेके 31 दिसंबर 1996 तक। इन्होंने कब से कब तक काम किया? 1 जनवरी 1992 से लेके 31 दिसंबर 1996 तक। और ये क्या था? ये इजिप्शियन थे, इजिप्शियन पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट थे। फिर सेकंड अफ्रीकन सेक्रेटरी जनरल कौन थे? कोफी अन्नान। और सेकंड सेक्रेटरी अफ्रीकन जनरल थे कोफी अन्नान। तो फिर से बात कर लेते हैं। फर्स्ट अफ्रीकन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल कौन थे? ये 6 नंबर के थे जो 1992 से 1996 तक काम किया था। और ये थे बीबी घाई, बोटरस घाई। और अभी करंटली हमारे सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अभी करंट कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। ये हैं पोर्तुगीज़ पॉलिटिशियन एंड डिप्लोमेट। ये पोर्तुगीज़ से बिलोंग करता है। विच यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल सर्व फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए किन्होंने सर्व किया था? यूथांट ने जो है लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए सर्व किया है। इनका ये कहाँ को बिलोंग करता है? बर्मा। ही बिलोंग टू बर्मा। और इन्होंने 30 नवंबर 1961 से लेके 31 दिसंबर 1971 तक इन्होंने सर्व किया था। यूथांट कौन है? लॉन्गेस्ट सर्विंग सेक्रेटरी जनरल जो है 10 साल से और कुछ महीने एक्स्ट्रा। तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सेक्रेटरी जनरल कौन है? यूथांट। और जो है पहले अफ्रीकन यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन थे? बीबी घाई, और जो कि इजिप्ट को बिलोंग करते थे। और सेकंड थे कोफी अन्नान। तो इसके बाद है यूनाइटेड किंगडम के हेड कौन है? तो अभी चार्ल्स हैं, और उसके बाद है वर्ल्ड की मेन लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं जो यूएन में है? वो है चाइनीज़, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश। सॉरी, ये यूएन में नहीं है। वर्ल्ड की मेन लैंग्वेज है चाइनीज़, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश। पर इसमें से जो हिंदी है वो यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी इज़ नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। इंग्लिश एंड फ्रांस आर यूज्ड एज वर्किंग लैंग्वेज। तो यूनाइटेड नेशन की जो वर्किंग लैंग्वेज है वो क्या है? वो इंग्लिश और फ्रांस है। और जबकि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी जो है 6 हैं। और वो कौन कौन सी है? इंग्लिश है, फ्रांस है, स्पेनिश है। इंग्लिश, फ्रांस, स्पेनिश, अरेबिक, चाइनीज़, रशियन। इसमें हिंदी नहीं है। ये कौन से? ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी जो है इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज। वर्किंग लैंग्वेज जो है इंग्लिश और फ्रांस है। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी? इंग्लिश, फ्रांस, स्पेनिश, अरेबिक, चाइनीज़ एंड रशियन। फिर उसके बाद है कि हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिलीवर हिज स्पीच इन हिंदी एट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ में पहली बार हिंदी में किन्होंने स्पीच दी थी? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने डिलीवर करी थी हिंदी में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और ही डिलीवर्ड द स्पीच ऑन 4 अक्टूबर 1977 एज फॉरेन मिनिस्टर। वो उस समय भारत के क्या थे? फॉरेन मिनिस्टर थे। 4 अक्टूबर 1977 में। ड्यूरिंग 69th ओपनिंग सेरेमनी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन 27 सितंबर 2014 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिलीवर्ड हिज स्पीच इन हिंदी। बाय डूइंग दिस वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर बन गए और थर्ड इंडियन लीडर तो बन गए। इट इज़ नोट वर्दी दैट 1988 में जो PV नरसिम्हा राव उस समय के जो थे फॉरेन मिनिस्टर थे, इन्होंने भी जो एड्रेस हिंदी में दिया था। तो सबसे पहले जो है किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और ये उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे। 1977 का दौर था। फिर PV नरसिम्हा राव ने हिंदी में दिया। और पहले प्राइम मिनिस्टर और थर्ड वो हुए प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में। अब है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया कौन है? रुचिका काम्बोज है। ये 1 अगस्त 2022 से है। इनका नाम क्या है? रुचिका काम्बोज।